लाइफ टीचर्स यू अ लॉट ऑफ लेसन्स। और जहाँ तक मेरी लाइफ की बात है वहाँ लेसन्स की कभी कोई कमी नहीं रही। माई बर्थडे इज कमिंग अप सून एंड आई विल बी एन अमेजिंग 33-year-old देन। सो हियर आर 33 थिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं। दे आर एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव एंड ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो सीखा है वो खास मेरे पर्सपेक्टिव से ही सीखा हुआ है। एंड दूसरी बात, हम यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहने वाले कि लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्लीप मोर, ड्रिंक मोर वाटर। दैट्स जस्ट एडवाइस जो आप सुन सुन के पहले ही बोर हो चुके हो। सो आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स जो आप भी शायद सीख सकते हो सो दैट योर लाइफ बिकम्स इवन बेटर। बिकॉज आई नो कि इनको सीखने से मेरी जिंदगी में डेफिनेटली अच्छे चेंजेस हुए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज, यू आर नॉट स्पेशल। हम जब छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम में कोई खास बात है या हम कुछ खास हैं, हम कुछ स्पेशल हैं। अगर हम पोइट्री लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के बेस्ट पोएट्स हैं। अगर हम किताबें लिख लेते हैं, लेट्स से कहानियाँ लिख लेते हैं, तो हमें लगता है वी आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट ऑथर्स इन द वर्ल्ड। और बचपन में इस तरह के ख्वाब, इस तरह के ख्याल होने भी चाहिए बिकॉज दे हेल्प इन ड्राइविंग यू। किसी भी बच्चे से बात कीजिए तो स्कूल में हमेशा बहुत अच्छे नंबर लाता था, डिबेट्स वगैरह में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था या किसी भी चीज़ में अच्छा था, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर उस माहौल में बहुत स्पेशल फील होता था। ऐसे बच्चे जब कॉलेज जाते हैं या और बड़ी जगहों पर जाते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसे माहौल में आ गए हैं जहाँ उनसे भी ज़्यादा स्पेशल लोग हैं। तो स्पेशल होने का हमने सर पे बोझ उठाया रहता है, जब हम इसको उठाकर निकाल देते हैं देन वी फील मोर लिबरेटेड। तब हमें ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा आज़ादी महसूस होती है और उसकी वजह से हमें मिस्टेक्स करने की आज़ादी भी मिलती है, हमें नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की आज़ादी भी मिलती है। अदरवाइज वही लेबल हम जिंदगी भर स्पेशल का उठाए चलते रहते हैं और फिर उसी लेबल के नीचे दब जाते हैं। बहुत सारे स्कूल के अच्छे बच्चे हैं, हमेशा अच्छे नंबर लाते थे, टीचर्स के हमेशा फेवरेट थे, पर जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चे एवरेज थे वो उनसे आगे निकल गए और इसकी वजह से उनका ईगो बहुत हर्ट होता है। मैंने बहुत रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आपको देखना चाहिए। तो वो जो ईगो है तो किस बात से हर्ट हो रहा है? इस बात से नहीं कि मैं क्या कर पाया, इस बात से कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अपने माथे पर स्पेशल का लेबल चिपका लिया था। तो जितनी जल्दी आप ये जान ले कि आप स्पेशल नहीं हैं, आपके लिए अच्छा है। आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स ऑल्सो। और स्टार्टअप सीन में हर किसी को यही लगता है कि उन्हीं का आइडिया बेस्ट है और उन्हीं का आइडिया नेक्स्ट बिग थिंग है। बट द ट्रूथ इज कि हो सकता है कि दुनिया में 5,000 ऐसे लोग हों जो एग्जैक्टली उसी आइडिया पे काम कर रहे हों और हो सकता है कि आपसे बेहतर हों। द पॉइंट इज, आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि आपका आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप स्पेशल हैं तो कूल, बट स्पेशल चीज़ों को और स्पेशल कैसे बनाया जा सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए वो जो स्पेशल का लेबल है, अगर वो अपने माथे से हटा दिया जाए तो ज़िंदगी बहुत बेहतर चलती है। नंबर 2, यू ऑलवेज नीड टू बी हम्बल। ना, हम्बल का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त आप किसी से अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर भी जी सब भगवान की कृपा है, सब भगवान का दिया। दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को अपने से कम ना आके और साथ ही साथ आप भी खुद को किसी और से कम ना आके। दैट इज़ ट्रू हम्बलनेस। मेरे नाना हमेशा मुझे यही समझाया करते थे कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, आपको उसके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। तो जो ह्यूमिलिटी ऐसे आती है जिसका प्रदर्शन होता है कि किसी ने कह दिया कि भाई साहब बहुत पैसा है आपके पास और आप कहें कि बस सब राम जी की कृपा है, दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी। दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी, दैट्स योर ईगो स्पीकिंग। ह्यूमिलिटी ये होती है कि आपके सामने वाला जो भी इंसान हो, आप उससे गर्मजोशी से मिलो। स्कूल के प्रिंसिपल को आप जितनी इज्जत दे सकते हो उतना ही स्कूल के पीएन को भी देना चाहिए। ये बात मेरे नाना हमेशा कहा करते थे एंड आई हैव ऑलवेज टेकन दिस टू हार्ट। इफ़ यू आर हम्बल, आप किसी चीज़ को ब्रैग नहीं करोगे, आप दुनिया के सामने बहुत दिखावा, बहुत बढ़ावा, बड़ा बड़प्पन नहीं रखोगे, आप नॉर्मल रहोगे। बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं झुकना होता, नॉर्मल रहिए, सामान्य रहिए, सबको इज्जत दीजिए और सबसे इज्जत पाइए। दैट्स व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट। नंबर 3, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। यानी आपको जो भी काम करना है, जैसे भी करना है, जो भी आप रिजल्ट्स पाना चाहते हो, उसके लिए एक दिन काम करके कुछ नहीं होगा। काम आपको लगातार करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी सिंगल डे। चाहे आपको अच्छे रिजल्ट्स डेली उसके मिल रहे हों, चाहे ना मिल रहे हों। अगर आप प्लेयर हैं, अगर आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर रोज़ ही आप हर बार छक्के लगाएंगे और 100 रन मार के आएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप हर रोज़ फील्ड पर जा रहे हो और खेलने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो नहीं कर पाते और आपको लगता है कि एवरी सिंगल डे जब मैं वहाँ जाऊँ, मैं कुछ स्पेशल करके आऊँ, कुछ मज़ेदार करके आऊँ, तो आप अपने लिए गलत कर रहे हो। एंड क्योंकि हमारी टाइमलाइन इसकी वजह से बड़ी हो जाती है, इसीलिए अगेन
जब हम फेल होते हैं तो हम फेलियर को भी कैसे करते हैं, दिल पर नहीं लेते, हम फेलियर से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब टाइमलाइन बहुत छोटी हो जाती है कि हम एक दिन जाएंगे और बस कुछ बैंड बजा देंगे, या एक दिन जाएंगे और हंगामा हो जाएगा, एक दिन जाएंगे और सबको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, ऐसे नहीं होता है। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। आपकी इमेज ओवरनाइट नहीं बदलती, आपके दोस्त ओवरनाइट नहीं बदलते, आपकी आदतें ओवरनाइट नहीं बदलती, आपकी ज़िंदगी भी ओवरनाइट नहीं बदलती। सो नो मैटर वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, आपको उसके लिए धीमे धीमे करके काम करना पड़ेगा और अपनी टाइमलाइन बहुत लंबी करनी पड़ेगी। वैसे तो ये कहते हैं कि अगर आपको हैबिट बनानी हो तो 21 दिन लगते हैं, कोई लोग कहते हैं कि नहीं जी साइंटिफिकली 66 दिन लगते हैं, यानी 66 डेज लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप वाकई कह सको कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ट्रू पर्सनैलिटी, तो कम से कम 12 साल आपको उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यूजुअली हम क्या करते हैं, 12 महीने छोड़िए 12 दिन भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या आप किसी चीज़ को लगातार 12 महीने कर सकते हो? अगर कर सकते हो देन मे बी यू हैव डेवलप्ड अ हैबिट। और वही 12 महीनों को अगर आप 12 साल रिपीट कर सकते हो, देन ओनली यू हैव क्रिएटेड अ ट्रू लाइफ स्टाइल फॉर योर सेल्फ। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो वो टाइम पास है। नंबर 4, जिंदगी में सेटबैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैंने अपना पहला बिजनेस तब स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, और उस समय पर शुरू शुरू में काम बहुत अच्छा चल रहा था। वी वर आउटसोर्सिंग, क्लाइंट्स वर कमिंग इन, आई हैड पीपल वर्किंग फॉर मी। मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा एंटरप्रेन्योर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बट सच तो ये नहीं था। दरअसल वहाँ तक मैंने कोई सेटबैक ही नहीं फेस किया था। मैंने बस अपना काम करना शुरू किया और सडनली मेरे पास लोग आने लगे, सडनली क्लाइंट्स आ गए, सडनली वर्कर्स भी आ गए, सडनली काम होने लगा, सडनली पैसा आने लगा। एंड आई वाज लाइक वाओ, आई मस्ट बी अ जीनियस। बट देन उसके बाद सेटबैक्स भी आते हैं, कंपटीशन भी आता है, इंडस्ट्री में चेंजेस भी होते हैं। आप किसी चीज़ को तब तक ढंग से नहीं कर पा रहे हो जब तक आपने उसके सेटबैक्स को हैंडल नहीं किया। अगर आपने किसी चीज़ के सेटबैक्स को हैंडल कर लिया, यानी उसके आने वाले जो रोड़े हैं उनको हैंडल कर लिया, मुसीबतें हैं उसको हैंडल कर लिया, और सालों साल एक बिजनेस चलाया, तब शायद आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह सकते हो। सो मेरी जो उस समय की सोच थी, एज अ 20-year-old आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज लाइक बस मज़ा आ गया, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तब बिजनेस को उन प्रॉब्लम से निकालना, अपने आप को बेहतर करना, कॉस्ट कटिंग करना, ये सारे मेजर्स जो हैं उन्हें अपनाना, वो होता है अ रियल एंटरप्रेन्योर। और आज की डेट में डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अगर वो सेटबैक्स नहीं आते, या अगर वो रोड़े नहीं आते, वो चैलेंजेस नहीं आते, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल। आई वुड नॉट हैव बीन हु आई एम टुडे। सो आई एम अ लॉट मोर मैच्योर, क्योंकि वो सेटबैक्स आए, और उन सेटबैक्स ने ही सिखाया कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है। अदरवाइज अगर सब कुछ अच्छा होता रहे, यू विल नेवर लर्न हाउ टू लिव। नंबर 5, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट बैड। किसी से मदद मांगना बिल्कुल ख़राब बात नहीं है। मदद मांगने से आपका ईगो हर्ट नहीं होता। इनफैक्ट 2 तरह के लोग होते हैं जो अक्सर लोगों से मदद नहीं मांग पाते। पहले वो जिनका ईगो या उनका ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं देता मदद मांगने के लिए, दीज आर अ डिफरेंट वैरायटी। दूसरे लोग कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति शायद आपकी मदद कर नहीं पाएगा, या मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल टू टॉक टू, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते इसलिए आप मदद मांगते हो। आप डेस्परेट होते हो इसलिए आप मदद मांगते हो, और इवेंचुअली होता क्या, तो आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता, इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपना समय लगा लूँ, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लूँ तो मेरा काम बच जाएगा। तो एक ही फीलिंग होती है दैट पीपल आर नॉट रियली हेल्पिंग यू, और पीपल आर नॉट रियली एबल टू हेल्प यू इन द वे यू वांट देम टू। तो दोनों ही केसेस में लोग मदद नहीं मांगते हैं। बट मदद मांगना अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हर किसी को कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ती ही है, और अगर आप मदद मांग लेते हैं तो इससे आपका ईगो हर्ट नहीं होता। नंबर 6, नो एंड आइडेंटिफाई द राइट पीपल। अब ये जो पॉइंट है वो नंबर 5 पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। मैंने कहा था ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे नंबर वाले, जो मदद मांगते तो हैं लेकिन उन्हें मिलती नहीं है ढंग से मदद। ये इसलिए होता है क्योंकि हमें नहीं मालूम दैट हु इज़ द राइट पर्सन टू सीक एडवाइस फ्रॉम। आपके फूफा जिन्होंने ज़िंदगी भर आर्मी में काम किया है, उनसे अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस लेना शुरू कर दोगे तो वो तो आपकी गलती है, राइट? वो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। अगर आप किसी साइंटिस्ट को बोलते हो कि वो आपको आप आके ये बताए कि आपके बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या कमियां हैं, तो फिर वो आपकी गलती है। इसका मतलब कि आप जिन लोगों से मदद मांग रहे हो वो सही लोग नहीं हैं, और आपको मदद मांगना तो आता है पर सही लोगों से मांगना नहीं आता। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि सही चीज़ के लिए सही इंसान के पास कैसे जाया जाए। अगर मुझे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है तो नेचुरली आई विल गो टू अ सीए। लेकिन अगर मुझे अपने आर्टिकल्स फॉर्म करने हैं अपनी कंपनी के, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल डेफिनेटली गो टू अ लॉयर एज वेल एज अ सीए। मैं लॉयर के पास जाके अगर कहूँ कि तू मेरी आईटीआर भर दे, वहाँ भी कमी होगी। और अगर मैं सीए के पास जाऊँ कि खाली तू ही बैठ के बिना लॉयर की मदद के
सारे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे तो वो भी गलत होगा. वी नीड दोज टू पीपल टुगेदर. और अगर मैं बहुत ज़्यादा पागल हूँ, अगर मैं ये सारी बातें अपने लाला जी टाइप के मित्र से पूछूं कि भैया आप बताइए कि कंपनी फॉर्मेशन के आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं, देन आई एम रॉन्ग. बिकॉज पहली बात वो मेरी मदद करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और अगर उन्हें जानकारी है भी तो भी वो मेरी मदद कर नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. उनका पर्सपेक्टिव ही दूसरा है, उनकी जनरेशन दूसरी है, उनका काम करने का तरीका दूसरा है. सो दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प मी आउट. सो आइडेंटिफाई द राइट पीपल फॉर द राइट काइंड ऑफ एडवाइस. एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा होता है. आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस देखते हो जो कहते हैं कि 4 राशियों के ऊपर तलवार लटक जाएगी, और फिर आप उम्मीद करते हो कि वो आपको डराकर आपको कोई रत्न नहीं पहनाएंगे, तो फिर ये आपकी गलती है. नंबर 7, योर गट इज ऑलवेज राइट. आपकी जो भी गट फीलिंग होती है या आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो हमेशा सही होती है. इसलिए उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ही अच्छा है. 2020 से 2023 के बीच में आई वॉज डेफिनेटली नॉट लिसनिंग टू माई अंतरात्मा की आवाज़ ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स. और उसकी वजह से मुझे डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने में आई थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज फीलिंग लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. और मैं बार बार इस सिचुएशंस में जा रही थी जो मेरे लिए ठीक नहीं थी, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो मेरे लिए ठीक नहीं थे. और इस वजह से आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ वेल. तो ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जो आपको ये बताता है कि अगर आपकी गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कह रही है कि ये करो या ये नहीं करो, तो उसको आपको सुनना चाहिए. और अपनी गट फीलिंग को अपनी फीलिंग से सेपरेट कैसे करना है. एक तो फीलिंग हो गई ना कि ऐसे ही मूड है आपका, या आपके मन में कोई विचार है या कोई भावना उठ रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. और जो गट फीलिंग होती है वो अलग होती है. गट फीलिंग यूजुअली काफ़ी स्ट्रांग होती है और कहीं बिल्कुल भीतर से, बिल्कुल अंदर से आती है. उसका आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता. तो इसीलिए गट फीलिंग जो भी कह रही है उसको सुनना चाहिए. इट इज़ ऑलवेज राइट. इसी से मिलता जुलता पॉइंट है नंबर 8, और वो ये है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड हमेशा आपके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं. इसीलिए अपनी गट फीलिंग के साथ ही अपने बॉडी और माइंड को भी सुनना चाहिए. आपकी गट फीलिंग तो कभी कभार ही आती है, हमेशा तो आपके साथ नहीं होती. लेकिन आपकी बॉडी और आपका माइंड हमेशा ही आपके साथ होते हैं, हमेशा ही आपके लिए एक्सेसिबल होते हैं. ऐसे में बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उनका शरीर उनसे कह रहा है कि तुम थके हुए हो, तुमसे और नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है कोई चीज़, लेकिन वो उसको सुनते नहीं हैं. उनका शरीर उनसे कह रहा है कि मैं अभी और काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी लेज़ी हो जाते हैं. उनका शरीर उठ के वॉक करना चाहते हैं, लेकिन वो लेटे रहना चाहते हैं. या फिर उनके शरीर में बार बार एंकल में दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसको इग्नोर करे जा रहे हैं, इग्नोर करे जा रहे हैं. तो अपने शरीर की आवाज़ भी आपको सुननी चाहिए, और इतना मुश्किल नहीं होता. आपको पिंपल्स आते हैं, आपको जगह जगह दर्द उठ जाते हैं, आपको कभी इनडाइजेशन हो रहा है, कभी आप अचानक से बीमार पड़ गए, ये सारी चीज़ें आपको बताती है दैट आप किसी ऐसी चीज़ से एक्सपोज हुए हो जो आपके शरीर को, आपके मन को अच्छी नहीं लग रही हैं. तो आपका शरीर इन चीज़ों से आपको चीज़ें बता रहा होता है. जैसे बुखार आता है तो बताता है कि कोई इन्फेक्शन है शरीर में, जिससे कि आपका शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा है. तो ये चीज़ें सीखनी, जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं समझोगे तो इवेंचुअली क्या होगा, शरीर बेचारा बोलता रह जाएगा, आप ध्यान नहीं दोगे. ध्यान नहीं दोगे तो आज जो छोटी सी चीज़ है वो कल को बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि क्या करें और क्या ना करें. नंबर 9, अपीयरेंसेस मैटर. मेरे नाना हमेशा कहते थे कि अगर आपको किसी इंसान की पहचान करनी हो तो उसके जूतों से करो, क्योंकि जूते बता देते हैं कि इंसान कैसा है. यूजुअली इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जूतों पर ध्यान ही नहीं देते. एंड इफ समबडी इज़ केयरफुल तो वो अपने जूतों पर भी ध्यान देगा, केवल अपनी शक्ल पर ध्यान नहीं देगा. लेकिन इससे एक और चीज़ समझने वाली है. आई यूज टू बिलीव कि अपीयरेंसेस मैटर नहीं करते. आप जैसे चाहो वैसे लग सकते हो, आप चाहो तो पजामा पहन के मॉल चले जाओ, और मैंने ऐसा किया है स्कूल नहीं कॉलेज टाइम में. आप डन दिस. मैं जहाँ रहती थी उसके बगल में 3 मॉल्स थे, और मैं और मेरी फ्रेंड्स, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम दोनों जाते थे. और मैं तो पजामा और बाथरूम स्लिपर्स में निकल जाया करती थी. आई वॉज लाइक आई डोंट केयर, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. बट उस समय तक वो चीज़ें ठीक लगती थी बिकॉज यू आर अ किड. एज यू ग्रो ओल्डर आपको रियलाइज़ होता है कि अपीयरेंसेस की वैल्यू क्या होती है, क्यों अपीयरेंसेस मैटर करते हैं. क्या ये सुपरफिशियल है? बिल्कुल सुपरफिशियल नहीं है. बात यह है, हमारी आंखें बहुत ज़रूरी होती हैं, और कोई व्यक्ति कैसा है, कोई जगह कैसी है, उसके बारे में काफ़ी सारा डेटा हमें इन आँखों के थ्रू ही मिलता है. अगर आप अच्छे लग रहे हो, या कम से कम आपका जो बेस्ट अपीयरेंस है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे सामने वाले के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, एंड दे आर एबल टू जज यू इन अ पॉजिटिव लाइट. लेकिन अगर वो भूल भी जाए तो भी अपने अपीयरेंसेस पर ध्यान देने से इतना ज़रूर होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आपके कपड़े अगर आपको सूट कर रहे हैं, आपका स्किन केयर सूट कर रहा है, हेयर केयर सूट कर रहा है, अगर आपके बाल फ्रिजी नहीं है, अच्छे हैं, तो आपको ही अच्छा लगेगा, राइट.
तो बहुत सारे लोगों के मन में, खासतौर पे औरतों के मन में ये बात होती है कि नहीं, माई कैरेक्टर मैटर्स, माई वर्क मैटर्स, आई थिंक योर अपीयरेंसेज ऑल्सो मैटर। और ये बात पुरुषों को समझानी भी बहुत ज़रूरी है। यू कैन वर्क ऑन योर अपीयरेंसेज, यू कैन लुक अ लिटिल बेटर, और इससे आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो और अच्छा होगा, बिकॉज दिस इज़ रियली गुड एंड रियली हेल्दी फॉर योर वीनस, यानी आपके शुक्र के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज अ मैटर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। आप अपने कपड़ों में, अपने स्किन केयर में, हेयर केयर में, आप उसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हो, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, देखो आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता, ट्राई करो, एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस कि अपीयरेंसेस को चेंज करने से, यानी शुक्र को बदलने से, आपके जीवन में और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। नंबर 10, सम पीपल विल नेवर लाइक यू। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप कुछ भी कर लीजिए आपको पसंद नहीं करेंगे। आप चाहे उनके लिए जान दे दीजिए या जान ले लीजिए, दे विल नॉट लाइक यू। मैंने अगेन 2020 से 2023 के बीच में बहुत कोशिश की थी, बिकॉज यू नो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड दैट आई एम प्रॉबली नेगेटिव। मुझे कई बार सुनने को भी यही मिलता था दैट यू आर ऑलवेज सस्पिशियस, यू आर नॉट गिविंग पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट, you have too high expectations from people, this that, and I was like, okay, let me try, and let me try to reach out to people myself. अब उसमें क्या हुआ, they were always, I told you right, I was not in a good place, so there were always people who did not like me, and I thought that I can have good relationships with them. I thought कि मैं उनसे बातचीत करके या फिर इनके साथ कम्युनिकेशंस की शुरुआत करके शायद I can have, you know, a good relationship, maybe they don't hate me, but the truth is that some people will simply hate you, no matter what you're doing, no matter who you are, no matter how much money you have. आप कितने खूबसूरत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस आपको पसंद नहीं करते। और अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर समय बिताते हो, उनको ये जताने के लिए या दिखाने के लिए कि मुझे पसंद करो, मुझे लाइक करो, मेरी तरफ गलत नज़रिया मत रखो, तो आप बेसिकली अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हो। तो करना क्या होता है, सबके साथ एक पोलाइट अच्छा एक रिलेशनशिप बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ समबडी इज़ हेल बेंट कि उन्हें आपको पसंद नहीं करना, ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आप उनके ऊपर अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी लगाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका हार्ट ब्रेक भी होगा। नंबर 11, इट्स नॉट रॉन्ग टू स्पेंड मनी ऑन स्टफ। ना हमेशा यही कहा जाता है कि आप चीज़ों पर खर्चा मत कीजिए, एक्सपीरियंसेस पर खर्चा कीजिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंसेस तो ज़िंदगी में कभी कभी होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम स्टफ़ का, यानी चीज़ों का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए इस स्टफ़ पर पैसा खर्च करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, सिर्फ आलू के साथ रोटी खा रहे हो जानबूझ के, ताकि आप पैसे बचा सको, ताकि आप अपने बर्थडे के दिन जाके किसी महंगे से 5 स्टार होटल में खाना खा सको, तो आप गलत कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि 5 स्टार होटल एक एक्सपीरियंस है, तो मुझे उस एक्सपीरियंस पर खर्च करना चाहिए, मुझे उन फोटोज़ पे खर्च करना चाहिए, बट द ट्रूथ इज़ यू वोंट लाइक इट, क्योंकि उस एक मोमेंट के लिए आपने अपना 1 साल कुर्बान कर दिया है। आई थिंक दैट इज़ रियली स्टूपिड। वॉट यू नीड टू डू इज़, आपको अच्छी चीज़ें खरीदनी चाहिए। बाय गुड स्टफ़, अच्छी क्वालिटी का स्टफ़, अच्छी तरीके से बनाया हुआ स्टफ़, जिसकी आपको ज़रूरत हो, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ सकता हो। अगर आप अपने खाने की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दीजिए। अगर आप अपनी जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। जो कॉस्मेटिक्स, जो पेन्स, जो वॉचेज़ आप यूज़ करते हैं, अगर उनकी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, नाउ रिमेंबर दिस इज़ ऑल स्टफ़, राइट, बढ़ा दीजिए। आई टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट मिरर्स एंड योगा मैट्स, बिकॉज मेरे सामने मिरर और योगा मैट है। तो अगर आप एक बिल्कुल चीप योगा मैट खरीदते हैं तो उसके ऊपर योगा करने का एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट, और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का योगा मैट खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस दैट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट। इसलिए क्योंकि आपने जो स्टफ़ लिया है, आपने उसकी क्वालिटी पर, उसकी वैल्यू पर ध्यान दिया है। इसीलिए स्टफ़ खरीदने से, उसके ऊपर पैसा खर्च करने से बिल्कुल मत घबराइए। मिरर्स के साथ भी ये होता है, अगर आप बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी के मिरर्स खरीदते हो तो दे मेक यू लुक ऑड, बट इफ़ यू बाय गुड क्वालिटी मिरर्स दे एक्चुअली मेक यू लुक गुड एंड दे टेल यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स एज वेल, और वो आपको डिस्टॉर्ट भी नहीं करते। इसीलिए डोंट वरी टू मच, ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के चक्कर में, साल में एक दिन अच्छा बिताने के चक्कर में पूरा साल बर्बाद मत किया करो। बाय गुड थिंग्स। इफ़ यू वांट टू बाय, आपको विटामिन सी सीरम लेनी है, एक हल्की क्वालिटी की है, एक बेहतर क्वालिटी की है, गो फॉर द बेटर क्वालिटी थिंग, ओके, go for what suits you, go for what's good quality, and buy stuff that you actually need, right? आपको जो चीज़ें चाहिए वही लीजिए और थोड़ी अच्छी क्वालिटी में लीजिए। वही आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना अच्छा एक्सपीरियंस करा देंगे कि फिर वो एक बार 5 स्टार होटल में जाके एक डिश खा के ऐसे करके फ़ोटो खिंचाने का जो मज़ा है वो आपको
इतना ऑड नहीं लगेगा, यू विल जस्ट फील गुड अबाउट लाइफ इन जनरल। नंबर 12, यू विल मेक मिस्टेक्स। अब गलतियाँ डेफिनेटली सबसे होती हैं एंड एवरीबडी इज़ गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, लेकिन हम क्या करते हैं जब किसी से गलती होती है, या तो हम उसे डांटते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट अगैन। इसमें एज सच कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये करके बात करना, ये क्या भूल जाता है कि गलतियाँ तो होंगी ही और हर किसी से होंगी। Everybody is going to make a few mistakes, everybody is going to fall a few times, everybody is going to have issues a few। तो हम हर किसी को कोई बात नहीं, होता है, गलतियां हो जाती हैं, ये वाला एटीट्यूड हम नहीं अपना सकते। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि गलतियां तो होंगी ही, द पॉइंट इज अपनी गलतियों से आप कितनी जल्दी सीख सकते हो। रिमेंबर, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि सेटबैक्स होते ही हैं और वो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो गलती तो करोगे ही, उसको मान के चलो, वो होनी ही है, लेकिन उस गलती से कितनी जल्दी सीखना है और उस गलती को रिपीट होने से कैसे बचाना है, दैट इज वेयर योर एक्चुअल जीनियस लाइज। ओके, सो डोंट गो लाइक होता है, ये वो होता है, सबके साथ होता है, यू आर नॉट स्पेशल अगैन एंड यू विल मेक मिस्टेक्स, यू आर नॉट गॉड येट, एंड दैट्स द रीजन वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गलतियाँ होंगी ही और गलतियों से सीखना मेरा काम है, और हो जाता है ये करना हमारा काम नहीं है। नंबर 13, रीड मोर। जितना हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए, और मेरी मानिए तो ये जो पल्प फिक्शन बिकता है इसको ना पढ़ के क्लासिक्स को अगर आप पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़िए। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में केवल 5 किताबें पढ़ें, बट मेक श्योर दे आर रियली हाई क्वालिटी बुक्स। आप फिक्शन अगर आपको पसंद है आप फिक्शन पढ़ सकते हो, नॉन फिक्शन पसंद है नॉन फिक्शन पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताबें जो आप पढ़े वो अच्छी होनी चाहिए। दे शुड बी वेरी गुड क्वालिटी एंड दे शुड बी वेरी क्रिएटिव एंड दे शुड बी रिटन बाय द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब आप दुनिया के ग्रेटेस्ट माइंड्स की किताबें पढ़ते हो तो वो जैसा सोचते थे, उनका जो माइंडसेट था या दुनिया देखने का जो नज़रिया था, आप उस नज़रिए से रूबरू हो पाते हो। और अगर दुनिया के ग्रेटेस्ट माइंड से आप रूबरू हो पाओ तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें आपको इंटरव्यूज़ में नहीं मिल सकती, ये चीज़ें आपको पॉडकास्ट में नहीं मिल सकती, ये चीज़ें आपको आर्टिकल्स में भी नहीं मिल सकती हैं, वो जो किताब में होता है। बिकॉज किताब में एक ऑथर लिबर्टी लेता है अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को ढंग से लिखने की। तो चाहे ज़िंदगी में सिर्फ 5 किताबें पढ़ो, बट मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग गुड बुक्स। इससे एक और फ़ायदा होता है कि आपके मर्करी को ये बहुत स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप पढ़ रहे हो, यानी वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हो, और उसके साथ साथ ही आप इमेजिन भी कर रहे हो सिनारियोज को। So it's a very good exercise. Read any 5 good classical books. If you need recommendations, just ask me. I'll provide you with those recommendations, which books to read, and I'm sure that you will like them a lot. Number 14, expose yourself to art. आर्ट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लाखों करोड़ों के आर्ट पीसेस खरीदने हैं तभी आप एक आर्ट कॉन्सियर बन पाओगे, ऐसे नहीं है। बट आर्ट की तरफ खुद को एक्सपोज करना, जैसे मोनालिसा हुआ या माइकल एंजेलो के कोई स्कल्पचर्स हो गए, जब आप उस आर्ट की तरफ जाते हो, उसे देखते हो, उसको एब्जॉर्ब करते हो, इट रियली गिव्स यू अ लॉट ऑफ करेज एंड इट टेल्स यू कि ह्यूमंस क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक सोच सकते हैं। बिकॉज आर्ट इज़ वेरी बोल्ड। आप चाहे खजुराहो चले जाइए, चाहे आप अलोरास की जो रॉक पेंटिंग्स हैं आप उनको देख लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि ह्यूमन दिमाग क्या क्या करने की क्षमता रखता है, और ह्यूमन दिमाग एक ही चीज़ को कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता है, और ह्यूमन दिमाग की जो कैपेसिटी है वो कितनी एक्सपैंडेड है, जिसे आप भी एक्सपैंड कर सकते हो, जहाँ आप भी पहुँच सकते हो। सो इसीलिए आर्ट की तरफ खुद को एक्सपोज करना इज़ अमेजिंग। और आर्ट का मतलब खाली पेंटिंग नहीं होता, डांस, गुड डांस फॉर्म्स, that is also art, not the reels, though somehow some of them are really good, but actual dances. And just listen to classical music, Indian सुनिए, western सुनिए, जापानीज सुनिए, चाइनीज़ ओरिएंटल जो भी म्यूज़िक होता है सुनिए, चाहे आप स्पेनिश म्यूज़िक सुनिए, कुछ भी है आप सुनेंगे जो आपको आर्ट है वो नज़र आएगी। नाउ लिसन टू मोज़ार्ट, और खाली उस म्यूज़िक के दम पे आप इतने इमोशंस फील करोगे जो आप शायद शब्दों में भी आजकल के गानों में फील नहीं कर पाते। दैट्स अमेजिंग, दैट्स आर्ट, एंड यू शुड ऑलवेज एक्सपोज योरसेल्फ टू आर्ट। नंबर 15, सुबह सुबह जल्दी उठने से बेहतर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है ना। मेरी सिर्फ 2 स्लीपिंग हैबिट्स हैं, या तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ और बहुत रिलैक्स होकर अपने सारे काम निपटाती हूँ, या फिर मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उन्हें स्किप करती भी आगे निकल जाती हूँ। एज यू नो ऑलरेडी जो 6 बजे या 5:30 बजे उठने वाला जो समय है
वो बेहतर होता है। बेहतर इसलिए होता है बिकॉज मुझे दिन में ज़्यादा घंटे मिलते हैं काम करने के लिए, और जो भी काम मैं करती हूँ मैं बहुत रिलैक्स होकर उस दिन कर पाती हूँ। मैंने अपने व्लॉग चैनल पे भी शेयर किया था इनफैक्ट, देर आर अ फ्यू डेज आई एम एक्चुअली एबल टू बर्न 400-500 कैलोरीज। ये वही दिन होते हैं जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जब मैं 5:30-6 बजे उठती हूँ। लेकिन जब मैं उठती हूँ 8 बजे, उसके बाद इतनी भागम भाग होती है, इतना काम होता है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, और सुबह उठते ही दिमाग इतना ग्रॉगी फील कर रहा होता है कि वैसे भी कुछ करने का मन तो कर नहीं रहा होता। So, if you are able to wake up early in the morning, it is actually one of the best things you can do for yourself. So, make sure you're doing that. Number 16, live distraction free. I like to live distraction free. वो अलग बात है कि मेरे पड़ोसी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, देखिए अभी भी मचा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस है वो मैंने काफ़ी हद तक कम किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मुझे होता है नोटिफिकेशंस की वजह से। तो मैंने अपने फ़ोन में लिटरली सारी नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखी हुई हैं। इनफैक्ट मैं ऐप लेवल पर जाकर ऐप की नोटिफिकेशंस भी ऑफ करके रखती हूँ। या आई डू दैट, आई एम क्रेजी लाइक दैट। और इससे होता यह है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे उसमें बीच में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। अदरवाइज़ आप कोई काम कर रहे हो, पिंग करके कोई नोटिफिकेशन आती है, आपका ध्यान वहाँ चला गया, तो आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, एकदम ध्यान हट जाता है। एंड यू नो कि ध्यान को वापस लाने में 25 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 25 मिनट्स टू एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग अगैन। और उन 25 मिनट में आपको 25 नोटिफिकेशंस और आ जाती हैं। सो आई ऑलवेज कीप द नोटिफिकेशंस टर्न्ड ऑफ। यूजुअली अगर मैं अपनी टेबल पे काम कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन उठा के पीछे रख देती हूँ, ताकि मेरे टेबल पे ही मुझे नज़र ना आए। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज ऑन साइलेंट। तो जब भी मेरा फ़ोन किसी को नॉन साइलेंट मिलता है, पीपल जस्ट रियली फ्रीक आउट। और ऐसा साल में 1-2 बार हाँ गलती से हो जाता है, बट इट हैपन्स लाइक दैट। एंड इट हैज़ हेल्प मी लिव बेटर, इट हैज़ हेल्प मी फोकस बेटर, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट लाइफ। बिकॉज ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑल दैट बकवासी कर रहे होते हैं, कुछ अच्छी बात तो बोल नहीं रहे होते। और कुछ अर्जेंट होता है तो यूजुअली आपको कॉल आ जाएगा। सो आई डोंट माइंड दैट। यूजुअली मुझे जो अर्जेंट अगर कॉल आ रहे हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अगर कॉल करना हो और मैं पिक नहीं कर रही हूँ, सो शी नोज कि आई मस्ट बी वर्किंग ऑन समथिंग। लेकिन अगर बहुत कुछ अर्जेंट है तो वो मेरी फैमिली में किसी को भी कॉल कर सकती है। सो दैट इज़ देयर। सो आई डोंट गो फॉर एक्सेसिव ऑब्लिगेशंस कि मुझे ग्रुप में रिप्लाई करना ही है एंड ऑल दैट। इनफैक्ट आई माइट जस्ट लीव व्हाट्सएप, हू नोज, आई हिट दैट ऐप। Number 17, remove all clutter. Now I live in a very cluttered world. आपको काम करना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको कोर्सेज बनाने हैं, आपको असाइनमेंट्स चेक करने हैं, मिनी में को प्लान के असाइनमेंट्स चेक करने हैं। और अब नए जब हम एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कोर्स हमारा 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसमें हमें लोगों के असाइनमेंट्स चेक करने हैं, आपके लिए क्विजेस बनाने हैं, आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, आपके कमेंट्स का जवाब देना है, उसके बाद अपना काम भी करना है, उसके बाद अपनी लाइफ भी जीनी है। इट्स अ वेरी क्लटर्ड एंड अ वेरी बिजी लाइफ। तो होता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा डेस्क हो जाता है एकदम बिखरा हुआ। सुबह सुबह वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई डू इज़ मैं उठ के पहले अपना डेस्क अच्छे से साफ करती हूँ। बिकॉज अगर वो क्लटर्ड रहता है देन आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू फोकस। दिस इज वॉट आई हैव नोटिस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर आपका डेस्क क्लियर एंड क्लटर फ्री रहता है, इन दैट केस इट इज़ मच ईजियर टू हैंडल थिंग्स। सो आई ऑलवेज डू दैट। इनफैक्ट आई गो वन स्टेप अहेड। मैं अपना जो फ़ोन है उसमें एक पेज के ऊपर ऐप्स नहीं रखती ना। हर फ़ोन में कुछ ना कुछ ब्लोटवेयर तो होता ही है ना। तो वो सारा का सारा ब्लोटवेयर मैं उठा के एक फ़ोल्डर में डाल देती हूँ। और उसके अलावा जो मेरे डाउनलोडेड ऐप हैं वो दूसरे पेज तक जाते ही नहीं है, सिंगल पेज पे वो सारे ऐप्स रहते हैं। एंड अगर मुझे कोई ऐप यूज़ करना हो, लेट्स से मुझे कुछ डिलीवर करवाना है, कुछ ऑर्डर करना है ऑनलाइन, आई डाउनलोड दैट ऐप, आई ऑर्डर वट एवर आई वॉन्ट, और फिर जैसी डिलीवरी हो जाती है आई रिमूव दैट ऐप। क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ उस ऐप में, एंड देर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग इट एंड गेटिंग ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम इट। अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं उस ऐप को दोबारा डाउनलोड कर लेती हूँ। दैट्स जस्ट हाउ आई डू थिंग्स। आई नो इट माइट साउंड अ बिट क्रेजी, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है अनयूज्ड ऐप्स मेरे फ़ोन पे पड़े रहें और वहाँ पे स्पेस घेरते रहें। आई टोटली कम्प्लीटली हेट इट। सो आई जस्ट रिमूव दम एज सोन एज पॉसिबल। हर 3 महीने में एक बार। आई ऑल्सो क्लियर ऑल माई ई मेल्स। मुझे नहीं पसंद फालतू की ईमेल्स मेरे डेस्कटॉप पे या मेरे इनबॉक्स में पड़ी रहें। सो आई कीप ऑन क्लियरिंग ऑल दोज ईमेल्स रेगुलरली। और इसके अलावा भी अपना डेस्क क्लियर करना, अपने स्टोरेज बॉक्सेस क्लियर करना, आई कीप डूइंग दैट। और इसके बावजूद भी आई हैव अ लॉट ऑफ क्लटर बिकॉज आई डू टू मेनी थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, बट एवरी सिंगल डे आई स्पेंड सम टाइम इन क्लियरिंग इट। आई एम नॉट अ क्लीन फ्रीक, इट्स जस्ट दैट कि चीज़ें एकदम जगह पे रहें तो आपका माइंड भी थोड़ा जगह पे ही रहता है। एंड आई हैव नोटिस दिस दैट इट एक्चुअली वर्क्स, और इसीलिए मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। नंबर 18, बी मोर ऑर्गेनाइज्ड।
जो ज़िंदगी ऑर्गेनाइज नहीं होती, ट्रस्ट मी इट्स रियली पैथेटिक, क्योंकि आप सूखे पत्ते की तरह हवा में कहीं पर भी उड़ते रहते हो। तो ज़िंदगी में कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आपका होना ही चाहिए। नाउ आई एम नॉट अ सुपर मेगा क्रेजी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी फ्रीक कि मैं एक एक सेकंड और एक एक मिनट को प्लान करके चलूँ। दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे दिन का एक स्ट्रक्चर हो। तो मुझे मालूम हो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये काम अकॉम्प्लिश करना है, आज ये टास्क ख़त्म करने हैं। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन वाला स्केड्यूल बना रहता है तो उससे हर चीज़ को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, और डे टू डे लाइफ में आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आज मैंने क्या किया। बिकॉज ट्रस्ट मी, इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। सो हाउ डू आई डू इट? आई मेक इट वेरी ईजी। आई नो कि भाई मुझे इस समय से इस समय के बीच में मुझे वीडियोज़ बनाने हैं। आई मेक माई वीडियोज़ एंड उसके बाद अगली सुबह मुझे एडिट करना है। आई डू दैट। कई बार ऐसा होता है कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस मेरे पड़ोसी पागल हो गए, या मेरे पड़ोसी का कुत्ता जिमी उसने बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू कर दिया, एंड आई नो आई कांट मेक वीडियोज़ राइट नाउ। तो कोई बात नहीं, हम फ्लेक्सिबल इनफ कि थोड़ा देर से बना लिया, या आज एक वीडियो कम बना लिया, या ड्यूरेशन छोटी कर ली, इस तरह की चीज़ें। तो आई कीप ऑन डूइंग दैट। तो फ्लेक्सिबिलिटी आई ऑलवेज मेंटेन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फिर भी होना ही चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो। अगर आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा, इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट यू आर डूइंग, यू विल ऑलवेज फॉल बैक। तो अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू फिगर आउट हाउ आई एक्चुअली मेक माई गूगल कैलेंडर एंड हाउ आई शेड्यूल माई स्टफ, अगर आप वो जानना चाहते हो, आई कैन डेफिनेटली लेट यू नो। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इज वेल। नंबर 19, बहुत ज़्यादा एनालिसिस मत किया करो, क्योंकि एनालिसिस से एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। हम जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उसे तवज्जो देने लगते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं उस चीज़ के पीछे, बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं, तो हमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा सिरदर्द होता है। एस्ट्रोलॉजी मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा देखा है कि भाई आप D1 चार्ट में, D9 चार्ट में आपको कुछ नहीं मिला ऐसा जो आप चाहते थे, तो आप D30 चार्ट देखना शुरू कर दो, D60 चार्ट देखना शुरू कर दो, अब तमाम तरह के वीडियोस देख डालो, कहो कि यहाँ तो युक्त योग है, यहाँ तो राज योग है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इस कुंडली का इस कुंडली में इस भाव का स्वामी वहाँ था, वो उसको ऐसे देख रहा था, तो इसलिए चीज़ें बनी नहीं है, ऑल दैट। इससे क्या होता है, आप इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो चीज़ को कि वो अपना मतलब ही खो देती है। एंड ओवर एनालिसिस से ट्रस्ट में किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो एक्सेसिव एनालिसिस नहीं करना चाहिए। अगर चीज़ आपके समझ में आती है तो कीजिए, नहीं आती तो मत कीजिए। एंड यूजुअली जो चीज़ आपको समझ में आएगी ना, आपको बहुत इंस्टेंटली रेजोनेट करना शुरू कर जाती है। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्मार्ट चा। कैन यू सी इट? गिरना जाएगा। Yeah, this is my matcha. So I had matcha bubble tea at one restaurant and I liked it. तो हमारे इंडियन टेस्ट बड्स के हिसाब से तो matcha का कोई खास टेस्ट होता नहीं है, but I had it and I liked it. So I thought कि I'll start drinking it. So I just checked out like how to make matcha and all that, and I ordered, and I now drink it and I love it. अब अगर आप मेरी जगह हों और आप हर जगह सर्च करने लगो बेनिफिट्स ऑफ माचा, हाउ टू प्रिपेयर माचा, culinary grade matcha, ceremonial grade matcha, you'll go crazy, पागल हो जाओगे। आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, माचा क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स, वैसे भी तो देखने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल क्या बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। नंबर 3, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। नंबर 4, क्या खरीदना चाहिए, culinary ग्रेड या सेरेमोनियल ग्रेड। सो आपको पता लग गया, गो गेट इट एंड यू विल नो इट। एंड आई लव माई माचा, आई जस्ट लव इट। मैं पूरा मतलब पी गई है। सो दैट्स हाउ यू डू थिंग्स। अगर आप हद से ज़्यादा आप उसे एनालाइज करने लग जाओगे तो आप पागल हो जाओगे, राइट? एंड देन यू विल गो क्रेजी। डोंट डू ऑल दैट एंड डोंट गिव योरसेल्फ सो मच ऑफ हेडेक। टेक इट इजी। नंबर 20, इट्स टोटली ओके टू इग्नोर अ फ्यू ब्रिजेस। नाउ हमेशा हमसे यही कहा जाता है कि डोंट बर्न ब्रिजेस, ओनली बिल्ड ब्रिजेस, विच इज़ आई गेस अ वेरी नाइस एंड वेरी साउंड एडवाइस। लेकिन हमने जितने भी ब्रिजेस बनाए हुए होते हैं उनमें सारों पर तो हम नहीं चल सकते, तो कुछ ब्रिजेस को इग्नोर कर देना इज़ गुड। फॉर इंस्टेंस, आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है कि चौथी क्लास में आपके साथ जो लड़की पढ़ती थी आज वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है। आप उसके दोस्त नहीं हो, आप उसे जानते नहीं हो, यू जस्ट वॉन्ट टू फॉलो हर एंड नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर लाइफ, विच इज़ काइंड ऑफ क्रेजी। और इससे ना आपकी ज़िंदगी में डिससेटिस्फैक्शन ही और बढ़ता है, बिकॉज अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हो या ऐसे व्यक्ति से जोड़ के या कंपेयर करके देख रहे हो जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। सो यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू नो कि कौन से ब्रिजेस को इग्नोर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। एंड इफ़ यू कंटिन्यू एंगेजिंग विद देम, इफ़ यू कंटिन्यू क्रिएटिंग इशूज़ विद देम, तो आप ज़्यादातर समय पर ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, कुछ भला तो आपका होगा नहीं, बट यू विल फील बैड। नाउ आई हैव मेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स से कि ओके, इफ़ यू डोंट लाइक व्हाट दे आर पोस्टिंग,
वाई डोंट यू अनफॉलो देम? इफ़ यू कांट अनफॉलो देम, वाई कांट यू सिंपली म्यूट देम? प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये भी नहीं होता, उसमें भी आपको नहीं देखना तो है कि वो चौथी क्लास मेरे साथ जो लड़की पढ़ती थी वो क्या कर रही है. दैट्स रिडिकुलस इन अ वे. डोंट डू ऑल दिस. नंबर 21, नेचुरल टैलेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिना हार्ड वर्क के टैलेंट भी एग्जिस्ट लंबे समय तक नहीं कर सकता. तो ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों के अंदर किसी चीज़ को लेकर नेचुरल टैलेंट नहीं होता, होता है. एवरीबडी हैज़ अ नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग. ओके, आई मीन मोस्ट पीपल एटलीस्ट हैव दैट. लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो वो आपके लिए कभी फलदायी साबित नहीं होगा. अगर आप अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर ही हार्ड वर्क कर रहे हो, इन दैट केस आप लोगों को सफलता जल्दी मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी. लेकिन अपने नेचुरल टैलेंट से हटके अगर आप कोई चीज़ करने की कोशिश करते हो तो सफलता एक तो मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो बहुत देर से मिलती है. इसीलिए बहुत सारे लोग ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो नहीं करते जो उनके लिए सही है, वो करते हैं जो ट्रेंड्स में चल रहा है या उनका दोस्त कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. यही तो वजह है कि इतने सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं एंड सडनली दे रियलाइज दैट ओके, मुझे इंजीनियरिंग तो करनी ही नहीं थी, मुझे तो कुछ और बनना था. तो ये क्यों है? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग थिंग्स दैट यू वांट टू डू, यू आर सिंपली डूइंग थिंग्स जो कि हो रही हैं, जो आपके नेचुरल टैलेंट्स के साथ अलाइन नहीं करती. लेकिन इन नेचुरल टैलेंट्स को बाहर लाने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. जहाँ पर नेचुरल टैलेंट और हार्ड वर्क मिल जाता है, दे बिकम अनस्टॉपेबल. नंबर 22, नथिंग वर्क्स अंटिल यू डू. जब तक आप काम नहीं करोगे ना, तब तक आपके राजयोग भी आपके लिए काम नहीं करेंगे. बहुत सारे लोग होते हैं लॉटरी जीत जाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत तो नहीं करते हैं ना. अब क्योंकि उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए जैसे ही पैसा आता है 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर वापस कंगाल हो जाते हैं. वजह यह होती है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हो, वो भी आपके लिए काम नहीं करेगी. तो आपकी जेब में अगर इस समय पर $10 मिलियन डाल दिए जाएं, तो भी आप उसको बहुत बुरी तरीके से उड़ा दोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ना आपको पैसा हैंडल करने की आदत है और ना ही आपने उस $10 मिलियन के लिए कोई प्लान बनाया हुआ था. सो दैट इज़ द रीज़न वाई अगेन अ लॉट ऑफ पीपल फेल. सो हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है दैट यू रियली नीड टू वर्क फॉर थिंग्स टू हैपन. हमारी किस्मत हमारे सामने बार बार कई अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाती है. अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम कोई काम नहीं कर रहे होते, तो ऑब्वियसली इट डज नॉट वर्क आउट फॉर अस. एंड रिमेंबर, हमने पिछले वाले में पॉइंट में क्या सीखा था कि नेचुरल टैलेंट होता है, तो हमारी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, अक्सर वो हमारे नेचुरल टैलेंट से ही रिलेटेड होती हैं. आपने तो उस पर ध्यान दिया नहीं. आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो है जैसा है देख लेंगे, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे होना चाहिए. नहीं होता, एंड देन आप किस्मत को ब्लेम करना शुरू कर देते हो. नंबर 23, इट्स वेरी गुड टू हैव अ विजन फॉर लाइफ. नाउ अगेन, बहुत अच्छा लगता है कई लोगों को ये कहना कि अपने फ्यूचर पर हम कोई ऑब्लिगेशंस नहीं डाल रहे हैं, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, या हमारा फ्यूचर ऐसा ही होना चाहिए. एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट. लेकिन अपने फ्यूचर को एकदम खुला छोड़ देना भी कई बार प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बिकॉज एक फ्यूचर जो कम्प्लीटली ब्लैंक हो, वो ह्यूमंस को बहुत अनसर्टन फील करा सकता है, उन्हें बहुत बुरा फील करा सकता है. तो अगर अपने फ्यूचर के लिए आप हार्ड एंड फास्ट कोई प्लान बना पाएँ और उस पर अमल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है. अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने फ्यूचर को लेकर एक विजन तो होना चाहिए. विजन का मतलब क्या? आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, फ्यूचर में आप कैसा महसूस करना चाहते हो, फ्यूचर में आप कहाँ होना चाहते हो. कम से कम इस बात का ज्ञान, इस बात का भान हमें ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हों वो हमारे उस फ्यूचर विजन की तरफ जाएँ. तो अगर आपको फ्यूचर में पेंटर बनना है तो आप डांस क्लासेस तो नहीं ले सकते, राइट? आपको पेंटिंग क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी. सो इफ़ यू सी योरसेल्फ दैट वे, अगर वो विजन है कि कल को मैं फ्यूचर बनूंगा, तो आज आपका जो कर्म है सीखने वाला, वो डांस क्लास की तरफ ना जाके आर्ट क्लासेस की तरफ जाएगा. सो दैट्स द रीज़न वाई इट हेल्प्स इन गिविंग मीनिंग, पर्पस एंड फुलफिलमेंट टू लाइफ. इसीलिए हैव सम काइंड ऑफ विजन, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वेग हो, चाहे स्पेसिफिक हो, कैसा भी हो, बट यू मस्ट हैव अ विजन फॉर योर फ्यूचर, सो दैट उसके लिए आप काम कर सको. नंबर 24, सेटल डाउन विथ थिंग्स दैट मेक सेंस. सेटल डाउन विथ थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू. अगर बिजनेस और इनोवेशन की बात होती तो मैं डेफिनेटली ये कहती कि नेवर सेटल, क्योंकि और भी बेहतर कुछ हो सकता है. टेक्नोलॉजी में और भी बेहतर कुछ हो सकता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में और भी बेहतर कुछ हो सकता है. लेकिन जहाँ हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो आती है, या जहाँ हमारे रिश्ते आते हैं, यू रियली नीड टू फाइंड समथिंग दैट रेजोनेट्स विद यू एंड देन सेटल फॉर इट. तो सेटल करना कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है. सेटल फॉर व्हाट यू लाइक. शैम्पूज़ के साथ ऐसा हो सकता है, आपको कोई शैम्पू अच्छा लगा, आपके बालों को सूट कर रहा है, आपके बालों में फ्रिज नहीं आने दे रहा है, कूल, स्टिक टू दैट शैम्पू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आपको कोई ज़रूरत नहीं है हर महीने नया शैम्पू ट्राई करने की, और आपको वो फोमो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी
फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओके, दैट्स फोमो, कि अभी एक नया शैम्पू आया है, मैंने ट्राई नहीं किया, दैट्स जस्ट वियर्ड, दैट्स ऑड। एंड वो आपको हमेशा डिससेटिस्फाइड रखेगा, हमेशा आपको ऐसा महसूस कराएगा कि देर इज समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, और बेटर कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बेटर का विजन ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं कि आपके साथ रेजोनेट क्या करता है, और जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको तो आप कब का फेंक चुके होते हो, कब का आप यू हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट। शैम्पू की बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल से दैट ओ यार इट वाज अ वेरी गुड शैम्पू, मैंने यूज़ किया था, आई एम लाइक व्हाई डोंट यू यूज इट एनीमोर। इट्स लाइक ओ नहीं, एक नया शैम्पू आ गया मार्केट में, स्टार्टेड यूजिंग दैट, इफ समथिंग वर्क्स फॉर मी आई यूज इट। सो देर आर अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आई यूज देम लाइक फॉर एवर, मुझे उनको चेंज करने की या उनमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। दे वर्क फॉर माई स्किन एंड आई डोंट फील द नीड टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दोज एरियाज। जहाँ पर आपको अपने लिए परफेक्ट फिट मिल चुका है, उसके बाद आपको ज़्यादा सरदर्द करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू बी अवेयर कि आपको चाहिए क्या, स्पेसिफिकेशन तो होना चाहिए ना। तो शैम्पू लगा रहे हैं तो क्या है, एंटी फ्रिज होना चाहिए, कूल, मिल गया, आपके बालों पे अच्छा काम कर रहा है, उसे लिम्प नहीं बना रहा है, एंड योर हेयर लुक्स अमेजिंग, फाइन, ग्रेट, व्हाट एल्स डू यू नीड, स्टिक टू दैट। और यही चीज़ रिलेशनशिप्स में भी होती है। वाई डू यू वॉन्ट अ बेटर फ्रेंड, वाई डू यू वॉन्ट अ बेटर हस्बैंड, वाई डू यू हैव अ बेटर पार्टनर, अ बेटर गर्लफ्रेंड, a better wife all the time? Why do you want to compare with everybody else? If you have something and that suits you, that's enough. Number 25, make life simpler. सो लाइफ को सिंपल बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल मिनिमलिस्ट हो जाते हैं, सब चीज़ें उठा के बाहर फेंक देते हैं, कम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कम चीज़ें अपने पास रखते हैं, कम पोजेशंस रखते हैं। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। मेरा ये मानना है कि इफ़ समथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ डेफिनेटली वीक। अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है तो उसको सिंपल और सीधा साधा होना चाहिए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर अ पर्सन लाइक मी, गिवन माई थिंकिंग, माई लाइफ स्टाइल एंड हाउ आई लिव, मैं एक 30 स्टेप, 25 स्टेप, 20 स्टेप स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो कर सकती। दिन में 2 बार तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकती, नो मैटर वॉट, आई जस्ट कैन नॉट डू इट। हो सकता है मैं एक दिन कर लूँ मज़े में, पर दूसरे दिन डेफिनेटली नहीं करूँगी, और रात को तो बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगी। सो आई हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। आई नो कि मेरी स्किन की नीड्स क्या हैं और उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स उसे सूट करते हैं। और वो जो प्रोडक्ट सूट करते हैं दे आर वेरी सिंपल, अ क्लेंजर, अ टोनर, a beautiful essence, then a serum and then a moisturizer, that's it. इनमें से भी मैं कई बार एक दो चीज़ों को मिस कर देती हूँ just because I feel like my skin doesn't need it. When it comes to makeup, I honestly don't know how to do makeup, so I just slap on some lipstick and that's there. And that has been enough for me. I don't need to do a lot of things. I don't need to make it very complicated. क्योंकि जब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हो तो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना होता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना इज़ अ हेडेक। और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतना बड़ा सिर दर्द आप लोगों के लिए बने। तो करना क्या होता है, ट्राई टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। जो भी आप कीजिए सिंपल कीजिए, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और मे बी एड इन अ सीरम एंड दैट्स इट। ठीक वैसे ही अगर आपको अपना काम करना है तो बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे भागों में तोड़ कर कीजिए, कीप इट वेरी सिंपल। हर दिन कम कम कम, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, एंड दैट मेक्स लाइफ अ लॉट बेटर एंड अ लॉट सिंपलर। नंबर 26, डोंट गो चीप एट ऑल। चीप का मतलब क्या होता है, जिसकी कीमत कम हो? नहीं, कीमत कम हो उसे तो लो प्राइस या लो कॉस्ट कहते हैं, राइट। चीप का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट गिव यू एनी वैल्यू। So, do I have something, do I wear something that costs 6,000, 7,000, 10,000 rupees? Yes. Do I have something जो 200-300 रुपए का है? Yes. But you know what? उन दोनों में ही एक कॉमन चीज़ है। नंबर 1, it suits me. नंबर 2, it gives me value. तो मेरे पास जो टी शर्ट है वो शायद 250 रुपये की टी शर्ट है, और वो एक ऐसी टी शर्ट है जो मुझे पता है कि अगले 2 साल चलेगी बिकॉज ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी दैट टी शर्ट प्रोवाइड्स मी, राइट। तो अगर मैं उसको ढंग से रखूँगी इट विल लास्ट मी फॉर द नेक्स्ट 2 years, विच इज़ अमेजिंग। मुझे पता है मेरे पास 10,000 का बैग है, तो अगर मैं इस बैग को अच्छे से रखूँगी शायद अगले 10 साल मेरे साथ रहेगा, विच इज़ अमेजिंग। एंड इट्स नॉट अ ट्रेंडी बैग एट ऑल, एंड इवन इफ इट इज़ ट्रेंडी आई डोंट केयर, इफ इट सूट्स मी आई विल बाय इट। सो आई हैव बॉट थिंग्स और आई डू बाय थिंग्स दैट प्रोवाइड मी विद वैल्यू। पहले ज़रूर मैं ऐसा करती थी, आई यूज टू गो फॉर वट एवर इज़ द चीपर थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि चीप चीज़ों में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, पर वैल्यू नहीं मिलती है। चीप चीज़ों में आप वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हैं। 60 रुपये का आप छाता लेके चलो, 2 मिनट में टूट जाएगा। वही चीज़ यू कैन बाई फॉर 350 रुपीज़, 900 रुपीज़, एंड इट माइट लास्ट यू फॉर द नेक्स्ट 3, 4, 5 years। तो आपको वैल्यू कहाँ ज़्यादा मिल रही है ये आप देखिए। इफ़ यू कैन बाय समथिंग ऑफ बेटर क्वालिटी, बाय इट। इफ़ यू कैन बाय समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू विद मोर वैल्यू, बाय इट। बट खाली प्राइस देखकर डोंट गो फॉर द चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट।
और ये आप प्रोडक्ट से लेके, कपड़ों से लेके सर्विसेज तक में देख सकते हो। इवन विद सर्विसेज यू गो फॉर अ 49 रुपीज़ कोर्स, आपको 49 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू नहीं मिलेगी, ट्रस्ट में। उतने भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। Okay, number 27. Never wear uncomfortable clothes and shoes. This is a huge mistake. We all make it. I have made this. कोई भी कपड़ा जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो उसे मत पहनो। अपने साइज से एक दो साइज छोटे कपड़े लेकर मत आओ ये सोच के कि कभी ना कभी तो आपको फिट आ ही जाएंगे, या कैसे ना कैसे करके मैं इसमें फंसी जाऊंगा या फंसी जाऊंगी। डोंट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स यू लुक वेरी ऑड, एंड सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस जो है ना उसे एक सेकेंड में ऐसे गिराने का काम ये कपड़े करते हैं। अनकंफर्टेबल, चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, कुछ नहीं कर पाते। टाइट ड्रेसेस हैं, हिल भी नहीं पा रहे हो, रॉन्ग। हील्स पहन रखी है, चल नहीं पा रहे हो, रॉन्ग। हाँ, चल पा रहे हो, हिल पा रहे हो, कूल, दैट्स फाइन। बट अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, नहीं चला जा रहा, चक ना, फेंक दो उस चीज को, या किसी और को दे दो। आप क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? आपने नए जूते लिए, रनिंग शूज लिए, नहीं दौड़ा जा रहा, आपके पैरों में कॉन्स होने लगे हैं, कैलिसेस होने लगे हैं, भैया किसी को दे दो, उसको फेंक दो, उसके पीछे मत पड़े रहो उस चीज के। इट्स अनकंफर्टेबल और वो आपके लिए नुकसान ज्यादा करेगी। और शूज में तो हमेशा ये नोट करना कि इफ यू आर वेयरिंग द रॉन्ग शू, लिटरली आपके पैरों में दर्द होगा, आपका पोस्चर खराब होगा, आपकी कमर में दर्द हो सकता है। सो मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग विद द रॉन्ग शूज एंड ऑफ कोर्स विद द रॉन्ग क्लोथ्स। सो नंबर 28, किसी रिलेशनशिप में इसलिए एंटर मत करो बिकॉज आपको लेबल चाहिए। नाउ ऑब्वियसली बहुत लोगों की, या बहुत क्या, सभी लोगों की इच्छा करती है कभी ना कभी कि भाई हम भी रिलेशनशिप में हो, हमारी शादी हो जाए, कोई हमारा अपना हो जिसे हम अपना कह सके, जिसके साथ हम वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर सके, 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सके। मुझे भी प्री वेडिंग कराना है, मुझे भी अपनी शादी में नाचते हुए आना है, होते हैं अरमान, दैट्स ओके। बट किसी रिश्ते में इसलिए मत घुसो क्योंकि आपको वो लेबल चाहिए पति पत्नी होने का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का। क्योंकि जब आप लेबल के लिए घुसते हो ना, तो आपको लेबल के अलावा फिर और कुछ नहीं मिलता। यू नीड टू बी विद पीपल जो आपके जैसे हों, आपके साथ कंपैटिबल हो, आपको समझते हो, जिनके साथ आप वल्नरेबल हो सकते हो, जिनके साथ हमेशा एक फसाड क्रिएट करके रखना है, रोते धोते रहना है, परेशान रहना है। ऐसे लोग के साथ आप क्यों रहते हो? वाई डू यू डू दैट? यूजुअली क्या होता है, शुरू शुरू में हम किसी से मिलते हैं, थोड़ा दिन बातचीत करते हैं, बड़ा मजा आता है, एकदम से आई लव यू बोल दिया, एकदम से रिलेशनशिप में आ गए, और उसके 3 महीने बाद पता लगता है कि अरे इस व्यक्ति की तो और भी चेहरे हैं जो मैंने नहीं देखे, और हर किसी में होते हैं। इसके तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, फिर भी मुझे झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैंने रिश्ता तोड़ दिया तो मेरे सर से वो लेबल हट जाएगा। और कुछ लोग केवल उस लेबल को ढोते हैं, उस व्यक्ति को भी नहीं ढोते, उस लेबल को ढोते हैं, और उसकी वजह से उनके मन में इतना गुस्सा, इतना रिजेंटमेंट होता है दूसरे व्यक्ति के प्रति कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक दूसरे से किस हद तक ये लोग झूठ बोल सकते हैं, एक दूसरे के बारे में कितनी बुरी बातें बोल सकते हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। वाई? बिकॉज यू डोंट लव ईच अदर। और प्यार छोड़िए, यहाँ तो रिस्पेक्ट भी नहीं बचती है। सो वी डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दैट, राइट? सो खाली लेबल की खातिर रिश्तों में मत गिरा कीजिए। नंबर 29, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिक्स करो ना। A lot of people what they do is, प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कोई मिला है, कोई क्या, जो मिल रहा है उसको बताए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, रो, उसके बाद भी रो रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है भाई, सॉल्व करो ना। वट आई ऑलवेज नोटिस विद पीपल इज कि प्रॉब्लम होती है, उन्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सोल्यूशन नहीं पता, पर वो सोल्यूशन पे काम नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू वर्क ऑन द सोल्यूशन। इंस्टेड उन्हें मजा आता है अपनी प्रॉब्लम को घूम घूम कर 4 लोगों में बताने में, और 4 लोगों की सिंपथी गेन करने में। ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं होती है। जिनको एक्चुअली में कोई बात चुभ रही होती है, अगर मेरे पैर में कांटा लगा है तो मैं उसे निकालूंगी या कांटे के बारे में चिल्लाऊंगी? ऑफ कोर्स मैं कांटा निकालने की कोशिश करूंगी। अगर आप कांटा लगाकर चिल्ला रहे हो तो आपको सेप्टिक हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा भगवान जाने। लेकिन द फर्स्ट थिंग शुड बी टू गेट रिड ऑफ द कांटा, टू गेट रिड ऑफ द शूल जो आपको चुभ रहा है। सो हर कोई व्यक्ति मदद भी नहीं मांग रहा होता। ज्यादातर लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होता है, पर वो उस पर काम करने से डरते हैं। जब ये प्रॉब्लम्स रिश्तों में होती है तो भी वो उस पर काम करने से डरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से लेबल हट जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। सो इफ यू हैव इश्यूज, फिक्स देम, एंड इफ यू कैन नॉट फिक्स देम, find help. If you cannot find help, have the decency to respect yourself and to respect the other person and leave that relationship. That's essential. Number 30, you can't fix people. आप लोग आपके प्रोजेक्ट नहीं हैं।
ओके, किसी को दोस्ती या किसी से प्यार इसलिए मत करो क्योंकि आपको लगता है कि आप उसे फिक्स कर दोगे या आप उसमें कोई तकलीफ है तो उसे ठीक कर दोगे। कुछ लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, वो सालों साल से चले आ रहे हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। ये बिल्कुल मत सोचो कि आप किसी के जीवन में एंटर करोगे और आप उसे बदल दोगे एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग बदलते नहीं हैं जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहते, जब तक उनके खुद के साथ कुछ नहीं होता। तो अ लॉट ऑफ गर्ल्स, अ लॉट ऑफ मेन ऑल्सो डू दैट। कोई देखा, आपको मालूम है दैट पर्सन इज अ रेड फ्लैग, यू नो इट, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आपको मसीहा बनना है, फिर भी आपको वहां जाना है, फिर भी आपको चीजों को फिक्स करने की कोशिश करनी है। वो तो क्या फिक्स होंगे, आप अनफिक्स हो जाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट एंगेजिंग विद दीज पीपल एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक पीपल अ प्रोजेक्ट। अगर आपको कुछ फिक्स करने का शौक है, फिक्स योर सेल्फ, बिकॉज आप में भी बहुत सारी कमियां होंगी, तो उन कमियों के ऊपर काम करो। बहुत सारी चीजें आपको भी नहीं आती होंगी, तो उन चीजों के ऊपर काम करो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन अदर पीपल। डोंट वेस्ट योर एनर्जीज लाइक दैट। नंबर 31, बी वेरी माइंडफुल कि आप किन को सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो। ऑनलाइन दुनिया है भाई, हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पर है, तो हम जिसको चाहे सुन सकते हैं, जिसकी बात चाहे मान सकते हैं। दुनिया भर के लोग हमारी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं आपस में। अब हर कोई इनमें से अच्छा नहीं होता, इनफैक्ट ज़्यादातर खराब ही होते हैं। वो आपके अंदर तरह तरह के इमोशंस जगाना चाहते हैं। कोई आपको डराना चाहता है, कोई आपके मन में झूठी उम्मीद जगाना चाहता है, कोई ये चाहता है कि आप खुश होकर उनसे कुछ सामान खरीद लो। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल यू आइदर अ प्रोडक्ट और एन इमोशन। और इसकी वजह से होता क्या है कि हम उन इमोशंस में बहते चले जाते हैं। आप न्यूज़ सुनते होंगे, न्यूज़ में बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जानबूझकर आपको परेशान करके, आपको खिजाने की, आपको इरिटेट करने की, गुस्सा दिलाने की, पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। तो आप इन चीज़ों को जानिए, समझिए और इनसे दूर रहिए। आपके सामने बहुत लोग आते होंगे जो कहते हैं कि जी रातों रात करोड़पति बन जाओ। कैसे बन जाओ, कैसे बन जाओ, हाउ इज इट पॉसिबल? कोई आपके सामने आके कहता होगा कि मेरे पास तो, मैं महीने के 35 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे पास तो ये फॉर्मूला है, मुझसे फॉर्मूला ले लो। या फिर मेरे पास तो ये नया प्रोडक्ट है, इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, अगर आपने नहीं लिया ना जल्दी से तो कुछ हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू सेल यू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सब आपकी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बहुत सारे फाइनेंस पंडित्स हैं, फाइनेंस गुरुज हैं, फाइनेंस ब्रोज हैं, जिम ब्रोज हैं, यू नो नेम इट। हर किसी फील्ड में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इमोशंस ही क्यों ना हो, खास तौर पे जो इमोशंस होते हैं। सो इसको लेकर मैं तो बहुत केयरफुल रहती हूँ। आई मेक श्योर दैट माई फीड इज़ वेरी वेल क्यूरेटेड। आपको मेरी यूट्यूब की फीड में या मेरी इंस्टाग्राम की फीड में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं नहीं देखना चाहती। दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। तो अगर एल्गोरिदम ऐसी ही है जो आपको वही दिखाती है जो आप देखते हो, सो आई मेक श्योर दैट आई ओनली वॉच पीपल दैट आई लाइक, ओनली वॉच द कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिनकी बात मुझे समझ में आती है और जहाँ मुझे मालूम है कि मुझे ज़बरदस्ती कोई इमोशन थोपा नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती कोई सामान बेचा नहीं जा रहा है। आई ओनली वॉच दैट, उसके अलावा आई डोंट वॉच एनी थिंग एट ऑल। अगर कभी गाहे बगाहे गलती से कोई और रिकमेंडेशन आ जाती है, आई क्विकली गो एंड क्लिक ऑन नॉट इंटरेस्टेड। जैसे कोई क्लिक बेटी टाइटल्स आ गए, आई हैव एन एस्ट्रोलॉजी चैनल, उसके बावजूद भी आपको कहीं एस्ट्रोलॉजी का नामो निशान मेरी फीड पर नहीं नज़र आएगा, एक्सेप्ट फॉर 2 चैनल्स दैट आई रियली लव। उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और अगर कोई क्लिक बेटी टाइटल आता है ना कि शनि वक्री हो गए हैं, 4 राशियों का भाग्योदय हो जाएगा, 4 राशियों पे तलवार लटकेगी, आई इमीडिएटली गो एंड से नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी स्टफ लाइक दैट। I just don't want to see stuff like that. Maybe I'm missing out, but I don't want to see stuff like that. So that's how I do it. I'm very careful about who I hear and what I hear. बिकॉज अगर आप कहीं से बुरी चीज़ सुन लो, अगर कोई ऐसा है जो कह रहा है कि बस कुछ होने वाला है, अपोकलिप्स होने वाला है, zombies आने वाला है, दिस दैट, आप पागल हो जाओगे, अंदर ही अंदर आपको एक डर बैठ जाएगा। मुझे वो डर नहीं चाहिए। सो आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हु I want to hear, when I want to hear them, and what exactly I want to hear. It may be crazy, but that's just how I am. Number 32. Competitive फील करने में कुछ भी बुरा नहीं है। Now usually लोगों को यही बताया जाता है कि कंपटीशन नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं मिलता है एंड ऑल दैट। लड़कियों को तो कुछ ज़्यादा ही सिखाया जाता है कि नो कंपटीशन, डोंट फील कंपेटिटिव। ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग ऑफ कंपटीशन इज़ अ वेरी हेल्दी फीलिंग, और आप compete उसी से करोगे ना जो आपके बराबर के लोग होंगे। उनसे आगे बढ़ने की इच्छा,
या अपने आप से ही आगे बढ़ने की इच्छा, ये बहुत नॉर्मल इच्छा है, बहुत बेसिक इच्छा है। तो अगर आपके अंदर एक कंपेटिटिवनेस आती है और कंपेटिटिवनेस के थ्रू आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट जिस भी एरिया में कंपटीशन अच्छा होता है, वहाँ लोगों की स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज और बढ़ती हैं, कम नहीं होती, उल्टा बढ़ती हैं। क्योंकि compete करने से वो ना सिर्फ खुद को बल्कि एक दूसरे को भी बेहतर बना रहे होते हैं। तो राइवलरीज होती हैं, कंपटीशन होता है जब, तो वाकई अच्छा और हेल्दी कंपटीशन होता है। चाहे कोई ये कहता है कि इंडिया क्रिकेट मैच ना खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ या किसी अच्छी टीम के साथ, क्यों क्यों नहीं कहते लोग ऐसे? बिकॉज कंपटीशन मेक्स यू बेटर, सिंपल इज दैट। हाँ, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि आप जब compete कर रहे हो, डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट मेक इट अ पर्सनल ईगो इशू। अगर आप किसी के साथ compete कर रहे हो, तो आप इसलिए compete कर रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू बेटर योर सेल्फ, आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, आप और आगे बढ़ना चाहते हो। और इसके साथ साथ ही कंपटीशन में आप दूसरे वाले की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, यू डोंट हेट दैट पर्सन। तो लेट्स यू अज्यूम आप मुझसे compete कर रहे हो, you should not hate me, you should just compete with me, and maybe I compete with you, and then we try to better ourselves, and in turn better make things better for everybody else, right? तो कंपटीशन ऐसा होता है, कंपटीशन में कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी से compete कर रहे हो, करना चाहते हो, या मन ही मन में आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इस इंसान के जैसा बनना है या इस इंसान से आगे निकलना है, that feeling is not wrong, don't feel guilty of it, and just keep doing what you're doing. And finally, number 33, जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स हमेशा ही आएंगे, आप उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकते हो आने से। इनफैक्ट जब ऑब्स्टिकल्स आना रुक जाते हैं तो एक्चुअली हमारी सांस ही रुक जाती है। सो नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, देयर विल ऑलवेज बी ऑब्स्टिकल्स। और जहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल मिल रहा है, अक्सर वहीं आपकी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो वॉट स्टैंड्स इन द वे शुड ऑलवेज बिकम द वे, दैट्स द फिलॉसफी दैट आई फॉलो एट लीस्ट। तो ये मत सोच के चलिए कि हर जगह सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ तो कुछ भी नहीं होता। नथिंग इज स्मूथ एक्सेप्ट माई हेयर and my skin. sorry so yeah, nothing is smooth as such. तो कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हमेशा आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। आप अगर समझदार हैं तो आप उन ऑब्स्टिकल्स को अपने सर पर नहीं चढ़ने देंगे, विचलित नहीं होंगे, उल्टा उन ऑब्स्टिकल्स से लड़ेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी ये उम्मीद मत कीजिए कि अगर लेट्स से मैं बेटी की शादी करा रहा हूँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी, ज़रूर आएगी, सर्टनली आएगी। या मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनफैक्ट उसी समय आएगी जब आप सोचेंगे ना आई नीड टू डू दिस, तभी होगा। जैसे कि वेन एवर आई एम मेकिंग अ वीडियो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई ना कोई मेरे पड़ोस में से कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। और कोई अगर कुछ नहीं करता तो ये जिमी करता है, मेरे पड़ोसियों का कुत्ता, ही जस्ट हैज़ टू बार्क लाइक क्रेजी। मैंने आपको पहले भी बताया होगा ना कुछ वीडियोज़ में, ही ऑलवेज डज दैट। तो अगर आप कोई काम करने निकलोगे, कोई आपका लक्ष्य होगा, तो उस लक्ष्य में उसी हिसाब से रोड़े भी आएंगे। तो अब जब, क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स, आई टोल्ड यू राइट, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड विद साउंड्स वेरी इजीली। सो मेरे लिए वो ऑब्स्टेकल है। अब उस ऑब्स्टेकल मुझे काउंटर एक्ट कैसे करना है कि जब जिम्मी भौंक रहा हो तो उस समय पर मैं अपना बीपी ना बढ़ाऊं, शांत रहूं, कुत्ता है चुप हो जाएगा, और हो गया। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। ऑब्स्टेकल्स आने ही हैं, नथिंग इज स्मूथ, एंड ऑब्स्टेकल्स मेक यू बेटर। फिजिकली आपको अच्छा बनाते हैं, मेंटली आपको अच्छा बनाते हैं, और स्पिरिचुअली भी अच्छा बनाते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं वो इन ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ही धुलते हैं। सो ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो अपना चरित्र बड़ा कीजिए, उससे लड़िए। और ऑब्स्टिकल्स याद रखिए तभी आएंगे जब आप कुछ कर रहे होंगे, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। कुछ नहीं कर रहे हो, पड़े हुए हो, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। और ये ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं किस्मत लाती है, दुनिया लाती है, लोग लाते हैं, नहीं, आपका खुद का शरीर लाता है, आपका खुद का मन लाता है। अगर आप रोज़ रात को 2 बजे सोते हो और सुबह 10 बजे उठते हो, अपने शरीर से कहो कि कल सुबह 6 बजे उठ के दिखाए, वो आपको नहीं उठने देगा। दैट योर बॉडी इज क्रिएटिंग दैट ऑब्स्टिकल, इट्स नॉट अलाउिंग यू टू स्लीप वेक अप एट 6 AM। अपने आप से कहो कि मुझे पढ़ाई करनी है और आज मुझे 1 घंटे पढ़ने बैठना है, आपका दिमाग हर जगह घूमेगा, हर जगह डिस्ट्रैक्ट होगा, गाने बजाने लगेगा, मीम्स चलाने लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान नहीं लगाने देगा। तो दुनिया की तो छोड़ दीजिए, आपका खुद का दिमाग भी आपको फोकस नहीं करने देगा, आपका खुद का शरीर भी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स लगाएगा। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू आर डूइंग विल कम विद ऑब्स्टिकल्स। अगर आप समझदार हैं, आपने अपना चरित्र डेवलप किया है, तो ऑब्स्टिकल से आप लड़ेंगे, आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, फाइटिंग स्पिरिट शुड बी देयर, राइट? So okay, these were 33 things that I learned till my 33rd glorious year.
एंड ऑफ कोर्स इनमें मैंने कहा था ना, ये ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा सो, ये सारी बातें नहीं हैं, क्योंकि ये सारी बातें हम सबको पता भी है और हम फॉलो भी नहीं करते. सो आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग जो मेरे एक्सपीरियंस से बहुत यूनिक है, जो मेरे एक्सपीरियंस से बहुत मैच करता है, नॉट जेनेरिक स्टफ. एंड आई होप दैट इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई होप दैट you will get something out of it, get some value out of it. It's a very long video. I believe it must be around 1 hour. मैं 1 घंटे से बोले जा रही हूँ शायद. So if it has been helpful for you, make sure that you subscribe, make sure that you share this video, and make sure that you support all 3 channels of Bhagyashree so that I know that you're there for me. Thank you for watching.